हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी पाठ चले। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी में जो पॉलिटी का सेक्शन आता है उस पॉलिटी के सेक्शन को कैसे क्रैक करना है। बीपीएससी में पॉलिटी का क्या सिलेबस बनता है, कैसे हमें पॉलिटी को पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है और किन किन चैप्टर्स को अवॉइड करना है। क्योंकि देखिए, एम लक्ष्मीकांत बहुत ही मोटा किताब है और बहुत से ऐसे चैप्टर है जो यूपीएससी के हिसाब से तो है रेलेवेंट, पर बीपीएससी के लिए नहीं रेलेवेंट है। उन चैप्टर्स को हमें अवॉइड करना है। तो जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किन चैप्टर्स को अवॉइड करना है और किन चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि किन चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कवर करना है चैप्टर्स को, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंडियन पॉलिटी को पढ़ते वक्त। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स एंड को एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को मिल सके। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, वीडियो को मैंने सेक्शन वाइज बांट रखा है। जैसे आप लोगों ने पॉलिटी के बुक में देखा होगा, सेक्शन वाइज बांटा हुआ है सब कुछ। यहाँ भी सब कुछ सेक्शन वाइज बांटा हुआ है। देखिए, जब भी आप पॉलिटी को पढ़िएगा आपको आर्टिकल वाइज पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल वाइज आगे बढ़ना है। ऐसा देखिए, पॉलिटी के बुक में क्या है कि बीच बीच में भी आगे बढ़े हुए आर्टिकल्स के बारे में दिया हुआ है, पर उन जंप नहीं करना है। आर्टिकल वाइज हमें पढ़ना है, भले बीच के चैप्टर छूटे पर पढ़ना हमें आर्टिकल वाइज है। इससे क्या होगा, याद करने में भी आपको आसानी होगा। जो आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, जिन्हें आपको रिमेंबर रखना है, और आपको आर्टिकल्स और थ्योरीज को अलाइन करके पढ़ने में भी आसानी होगी। तो देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे। कैसा उस समय पॉलिटी था, प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटी के बारे में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पढ़ेंगे, जो कि शुरू होता है रेगुलेटरी एक्ट 1773 से और क्वीन ऑफ इंडिया एक्ट 1857 पे ख़त्म होता है। फिर वहाँ से क्वींस रूल शुरू होता है। उसके बाद हम लोग क्वींस रूल से हम लोग 1861, 1892, 1909 और 1819, 1935 बीच में साइमन कमीशन भी देखेंगे और 47 का भी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट देखेंगे। तो ये सारा बन जाता है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इतना कुछ हमें कवर करना ही करना है। देखिए, हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप ये कवर करते ही हैं, पर मॉडर्न हिस्ट्री का एस्पेक्ट अलग है, पॉलिटी का एस्पेक्ट अलग है। तो इसमें हमें पॉलिटी के एस्पेक्ट से कंप्लीट करना है, कवर करना है कि प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। नेक्स्ट चैप्टर है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनना कहाँ से शुरू हुआ था? 1934 से जो है कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ था। उसके पहले नेहरू रिपोर्ट भी आया था जिसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं 1934 से आप पढ़ना शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बीच में आपको कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी पढ़ेंगे, आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। कितने स्टेप्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, किन किन डेट्स को वो स्टेप्स लिए गए थे, किन किन डेट्स को वो असेंबलीज बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के सारे डेट्स आपको पढ़ने हैं। कमिटीज़ कितनी बनी थी, मेजर कमिटीज़ कितनी थी, माइनर कमिटीज़ कितनी थी, ये भी आपको कवर करना है। प्लस स्पेशली डेट, फ्लैग डे जो है हमारा, कॉमनवेल्थ में एडिशन का डेट जो है, ये सारे डेट्स भी आपको कवर करने हैं। कैलीग्राफर जो थे हमारे प्रेम बिहारी नारायण रज़ादा, और बुक को ब्यूटिफिकेशन किन्होंने किया था, ये सारी चीज़ें आप लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाते हैं सैलिएंट फीचर। सैलिएंट फीचर में आप कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, बाईकैमरलिज्म हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें आप सैलिएंट फीचर्स में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं प्रियम्बल की तरफ। अब प्रियम्बल से जो है आपका, प्रियम्बल के पहले देखिए आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पढ़ना है। सॉरी, मैंने प्रियम्बल को पहले कर दिया, ठीक है। सॉरी नहीं, प्रियम्बल आपको पहले पढ़ना है क्योंकि प्रियम्बल को हम लोग प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। प्रियम्बल इज अ प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज आवर प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के ही बेस पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी मानक हैं, जितने भी थ्योरीज, जितने भी आधार हैं, वो सारे प्रियम्बल से ही लिए गए हैं, ठीक है। प्रियम्बल हमारा कहाँ से लिया गया है? प्रियम्बल हमारा यूएसए से लिया गया है। यूएसए में भी प्रियम्बल बनता है, प्रियम्बल चलता है। वहाँ भी वी द पीपल ऑफ अमेरिका है, यहाँ भी वी द पीपल ऑफ इंडिया है। तो प्रियम्बल का एक
बैकग्राउंड जो है वो यूएस से लिया गया है और प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस है। इसी तरीके से आप प्रियम्बल में सारे कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं प्रियम्बल में, उन सारे कंपोनेंट्स को आपको कंप्लीट करना है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यहाँ से आपको जो चैप्टर्स है वो आर्टिकल वाइज पढ़ने हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से आर्टिकल 1 से शुरू हो जाता है। आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है। यहाँ पर आपको यूनियन के बारे में पढ़ना है, इसके टेरिटरीज़ के बारे में पढ़ना है, टेरिटरीज़ के इनकॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या मेथड्स हैं इनकॉर्पोरेशन के, क्या क्या पार्लियामेंट्री मेथड्स हैं इनकॉर्पोरेशन के, उन्हें पढ़ना है। और अलग अलग टेरिटरीज़ कैसे स्टेट्स बने, कैसे किन किन डेट्स को स्टेट बने, उनका प्रोसेस क्या था, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। स्पेशली कौन कौन से स्टेट्स के नाम बदले गए हैं वो भी इसमें कवर होंगे। बढ़ते हैं आगे सिटीजनशिप के ऊपर। ये आ जाता है आपका आर्टिकल 5 से लेके 12 तक। 5 से लेके 12 तक में आपको इसे कंप्लीट करना है। क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कितने तरीके से नागरिकता ली जा सकती है, कितने तरीके से नागरिकता जा सकती है, ओसीआई कार्ड होल्डर क्या होता है, एनआरआई क्या होता है, और एनिमी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, एनिमी एलियन कौन कौन से होते हैं, ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें आप आर्टिकल 12 से लेकर 36 तक पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ ये बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है और इस चैप्टर को कवर करने में नहीं भी तो आपको 2 दिन कम से कम लगेगा। इसमें आपको स्पेशली 12, 13, आर्टिकल 12 और 13 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, और 13 में आपको सेवरेबिलिटी और अलग अलग कंसेप्ट्स मिलेंगे। उसके बाद आपको 14 से लेकर 36 तक पूरा कवर करना है। स्पेशली 14 से लेकर 32 तक तो एकदम थियोरेटिकली आपको पढ़ना है। आपको केसेस के साथ पढ़ने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस थे उनके साथ अलाइन करके पढ़ने हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी डायरेक्टली पूछे जाते हैं बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, तो उन्हें अलाइन करके पढ़ना है। उसके बाद 32 के बाद 33, 34, 35 एंड 36 तक आपको पूरा कवर, 35 तक आपको पूरा कवर करना है। 36 से 51 तक फिर डीपीएसपी आ जाता है। 12 to 35 आपको पूरा कवर करना है। बढ़ते हैं डीपीएसपी की तरफ। तो डीपीएसपी है आपका 36 to 51। इसमें आपका सोशल, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, इन 3 भागों में डीपीएसपी को बांटा गया है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिवीज़न नहीं है, बट पढ़ने के आसानी के लिए हम लोग 3 भाग में बांट कर पढ़ते हैं। अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे डीपीएसपी में, वो भी पढ़ना ज़रूरी है। एक चीज़ में और, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ों में अमेंडमेंट भी हुई थी, जैसे राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट हुआ था, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में भी अमेंडमेंट हुआ था, जो कि हमें वोट करने का अधिकार देता है। तो वहाँ भी अमेंडमेंट पढ़ेंगे, डीपीएसपी में भी अमेंडमेंट पढ़ेंगे। यानी आप एक चीज़ समझ लीजिए कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से आपको अमेंडमेंट से भी कोइंसाइड करके पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तरफ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में टोटली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। कैसे ऐड हुए थे, कहाँ से इनकॉर्पोरेशन हुआ था, ठीक है, इन सबको आपको पढ़ना है। प्रियम्बल में मैंने एक चीज़ आपको बताया नहीं, प्रियम्बल में भी अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 वर्ड्स ऐसे ऐड हुए थे जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट से ऐड हुए थे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को छोड़ देना है, क्योंकि इनके आर्टिकल्स आगे आएंगे, आगे कोइंसाइड करेंगे, तब हम अमेंडमेंट प्रोसीजर और बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को कवर करेंगे। अब देख लेते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कैसे हमारी गवर्नमेंट काम करती है, किस सिस्टम से काम करती है, उसे देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम आपको कवर करना है। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, किस सिस्टम से पार्लियामेंट चलता है, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इन्हें आपको कवर करना है। फेडरल सिस्टम में आपको फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, उनके फीचर्स को पढ़ना है। सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ना है। सेंटर स्टेट रिलेशन में आपको 3 टाइप्स के सेंटर स्टेट रिलेशन मिलेंगे, उन्हें कवर करना है। इंटर स्टेट रिलेशन में आपको इंटर स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। इंटर स्टेट एजेंसीज कौन कौन सी होती है, इंटर स्टेट कमिटीज़ कौन कौन सी होती है, उन्हें कवर करना है। और लास्ट में आ जाता है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी को आपको लास्ट में पढ़ना है, वो अभी नहीं कवर करना है, उसके आर्टिकल्स लास्ट में आते हैं। पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ।
सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट से लेकर ओथ से लेकर इम्पीचमेंट, प्रेसिडेंट के पावर्स कौन कौन से होते हैं, पावर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, पावर्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो पावर जितने भी होते हैं, 4 टाइप के टोटल वीटो वैसे तो होते हैं, लेकिन इंडिया में 3 ही फॉलो होते हैं, तो 3 वीटो पावर्स के बारे में आपको पढ़ना है। और पावर ऑफ प्रेसिडेंट विथ प्राइम मिनिस्टर को रिलेट करके भी आपको पढ़ना है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहें। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आर्टिकल से रिलेटेड स्पेशली, तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। सेम चीज़ आ जाती है वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में भी आपको यही सारा कवर करना है, ओथ, उनका अपॉइंटमेंट, उनका इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। स्पेशली वाइस प्रेसिडेंट्स रोल एज अ चेयरमैन ऑफ आरएस के चेयरमैन के थ्रू में उनका, आरएस के चेयरमैन के रूप में उनका क्या रोल होता है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोगों को एक एक चीज़ बहुत ही सही से कवर करनी है। प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या रोल होता है, प्रेसिडेंट के साथ क्या क्या रोल होता है, इन्हें कवर करना है। उसके बाद आ जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको अलग अलग काउंसिल के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आप देख लीजिए कि एक होते हैं आपके सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि हमें मंत्री बनते हैं। मंत्री पद को एक्चुअली में हमें यहाँ मंत्री पद को पढ़ना है, ठीक है। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, किचन कैबिनेट भी यहाँ पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। बढ़ते हैं कैबिनेट कमिटीज़ के ऊपर। कैबिनेट कमिटीज़ बहुत बहुत छोटा सा चैप्टर है। उसमें आपको कुछ मेजर कमिटीज़ मिलेंगी, कुछ माइनर कमिटीज़ मिलेंगी। आपको मेजर कमिटीज़ ही पढ़नी है, माइनर कमिटीज़ में नहीं जाना है। माइनर कमिटी बहुत बड़ा जो है कंपोनेंट है, प्लस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM एक कंपोनेंट आपको उसमें मिलेगा, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ सिर्फ कैबिनेट कमिटीज़, जो मेजर कैबिनेट कमिटीज़ हैं, उन्हें कवर करना है। बढ़ते हैं पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम आप पकड़ लीजिए इसे आपको कवर करने में 4 घंटा लगेगा, अगर आप एक दिन में कवर करना चाह रहे हैं। तो पार्लियामेंट में आपको लोकसभा के बारे में, राज्यसभा के बारे में, इनके मेंबर्स के बारे में, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, बजट कैसे प्रेजेंट किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिन्हें हमें पार्लियामेंट में कवर करना है। बड़ा चैप्टर होगा, ब्रॉड चैप्टर होगा, कंसेप्ट्स अलग अलग हैं, इनमें अमेंडमेंट्स भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, तो सारा कुछ अलाइन करके पढ़ना है, छोड़ कर नहीं पढ़ना है। अगर आप हाइलाइटर से अलाइन करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ 5 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं मेजर, और बाकी सब माइनर हैं। मेजर हमें अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ से देखिए हर 2 साल 3 साल छोड़ के क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो मेजर हैं, जो 5 मेजर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, या 3 मेजर पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, उन्हें हमें ज़रूर कवर करना है। माइनर भले छोड़ते पर मेजर ज़रूर कवर करना है। बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में आपको जजेस केस जो है, फर्स्ट जजेस केस से लेकर 4th जजेस केस तक पूरा पढ़ना है। उसके बाद NJAC भी आपको पढ़ना है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन आपको पढ़ना है। 99th अमेंडमेंट एक्ट भी आपको पढ़ना है कि उस एक्ट में क्या था, और स्पेशली आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के, चीफ जस्टिस के आपको अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ना है, उनके ओथ, इम्पीचमेंट, सैलरी, सब कुछ के बारे में आपको पढ़ना है। कैसे पार्लियामेंट, कैसे एक इंडिपेंडेंट रोल होता है सुप्रीम कोर्ट के जज का, उसके बारे में पढ़ना है। और पार्लियामेंट का क्या रोल होता है सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट में, उसे भी कवर करना है। जुडिशियल रिव्यू में आ जाते हैं। जुडिशियल रिव्यू में देखिए जो भी जुडिशरी के फैसले दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दोज डिसीजंस आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट के अपने दिए हुए डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट दोबारा से रिव्यू कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जुडिशियल रिव्यू का एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी जानेंगे, क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कैसे कैसे काम करता है जुडिशियल रिव्यू, उस चीज़ को देखेंगे। स्पेशली जुडिशियल रिव्यू में बेसिक स्ट्रक्चर का क्या रोल था, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कैसे जुडिशियल रिव्यू का एक टसल चला था, उस चीज़ को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ। देखिए जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ही सिंपल चीज़ है। पार्लियामेंट्री तो लॉ बनाने के लिए बैठा ही है, पार्लियामेंट्री तो देखिए लॉ बनाता ही बनाता है, पर सुप्रीम कोर्ट को अगर लगा ऐसा कि किसी एक टॉपिक पे उसे लॉ बनाना चाहिए,
तो जुडिशियल एक्टिविज्म की तरफ, यानी जुडिशरी खुद एक्टिव होकर उस टॉपिक पे लॉ बना सकता है, तो इसे हम लोग जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इम्पॉर्टेंट चैप्टर अभी के पिछले 5 साल में इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है, क्योंकि इससे मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये एक कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। PIL देखेंगे हम लोग, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर हम लोग PIL फाइल क्यों नहीं कर सकते, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, और PIL का इम्पोर्टेंस क्या होता है एक इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे और एक पब्लिक सोशल बेसिस पे, वो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बढ़ते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको सेम चीज़ें जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट में पढ़ी थी, सेम चीज़ें यहाँ भी पढ़नी है। गवर्नर के बारे में, जैसे प्रेसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे ही गवर्नर में भी पढ़नी है। चीफ मिनिस्टर में भी सेम चीज़ें हैं जो प्राइम मिनिस्टर्स में थी, वो स्टेट के रिस्पेक्ट में आपको चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़नी है। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, वही आपको स्टेट गवर्नमेंट के भी रिस्पेक्ट में पढ़ना है। पार्लियामेंट जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, वही आपको स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ना है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट में जो है बजट सब अलग है, आर्टिकल्स अलग होंगे, आपको आर्टिकल्स अलग मिलेंगे। कुछ आपको स्टेट लेजिस्लेचर में आपको काउंसिल भी मिलेंगे, तो काउंसिल भी आपको इसमें कवर करना होगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा काउंसिल जैसा कुछ नहीं होता, वहाँ तो ड्यूअल होता ही है पार्लियामेंट्री नेचर, बाईकैमरलिज्म है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट के असेंबलीज में बाईकैमरलिज्म है, किसी में नहीं है, तो जिनमें है उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से अमेंडमेंट्स कोइंसाइड होते हैं। हाई कोर्ट में भी हम लोग सेम चीज़ें जानेंगे जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं, कैसे हाई कोर्ट काम करता है। स्पेशली हाई कोर्ट का पावर जो है वो रिट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कैसे ज़्यादा है, वो यहाँ कवर करेंगे आर्टिकल्स के साथ। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में हाई कोर्ट के नीचे जो छोटे कोर्ट्स होते हैं उनके फीचर्स के बारे में जानेंगे, कैसे वो काम करते हैं, उनका सोसाइटी में क्या रोल होता है। ट्राइब्यूनल्स भी आपको इसी में मिलेंगे। सबॉर्डिनेट, अगर आपका नया एडिशन है बुक, तो आपको सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के साथ ट्राइब्यूनल्स भी मिलेंगे, तो ट्राइब्यूनल्स भी कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ट्राइब्यूनल्स वो होते हैं जैसे कि किन्हीं किन्हीं चीज़ों के, अब हर एक चीफ जस्टिस या हर एक जज हर एक टॉपिक पे तो एक्सपर्ट नहीं है ना। अगर हर एक जज हर एक टॉपिक पे एक्सपर्ट बन जाए, तब तो फिर तो वो तो जज नहीं, वो तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, टैक्सेशन हो गया, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हो गया, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या हाई कोर्ट के जजेस हो, उनका एक स्पेशलिटी नहीं होता, तो उनके लिए एक जो है ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। इन्वायरमेंट के भी मैटर्स होते हैं, उनके लिए ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, जहां उन टॉपिक्स से रिलेटेड स्पेशलिस्ट बैठते हैं। स्पेशलिस्ट ही उन पैनल के जजेस होते हैं, वही सारे फैसलों को लेते हैं। वो उन चीज़ों से रिलेटेड, उन टॉपिक्स से रिलेटेड जो लॉ होते हैं, जो एक्ट्स होते हैं, उनके जानकार होते हैं, वही वहाँ पर फैसले लेते हैं। स्पेशल प्रोविजंस ऑफ स्टेट्स देखेंगे, आपको 7 या 8 स्टेट्स मिलेंगे जिनका प्रोविजन स्पेशल है, उनके आर्टिकल्स को पढ़ना है, क्या क्या स्पेशल प्रोविजन उनके दिया गया है, गवर्नर का क्या रोल होता है इनके स्पेशल प्रोविजन में, ये भी हम लोग जानेंगे। लोकल गवर्नमेंट एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट देखिए 2 है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़। पंचायती राज में आपको 18 सब्जेक्ट पढ़ना है, म्यूनसिपैलिटी में आपको 24 सब्जेक्ट पढ़ना है। पंचायती राज का इतिहास क्या क्या है, कौन कौन सी कमिटीज़ बनी थी पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के लिए। देखिए, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी इज़ सिंपली अगर हम लोग कहें तो इट इज़ अ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो हम लोग को यहाँ पर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ना है, किन किन कमिटीज़ का एक जो है फीचर था पंचायती राज के बनने में। आर्टिकल 243 को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि 243 में ही सब कुछ आता है। म्यूनसिपैलिटीज़ में भी सेम है, 24 सब्जेक्ट हैं, कैसे बना, क्या क्या इनके फीचर होते हैं, इनके जो एक हेड्स होते हैं, इनके हेड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काउंसिलर्स के बारे में पढ़ेंगे, म्यूनसिपल ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा चीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ में कवर करना है। देखिए, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी का जानकारी बीपीएससी में इतना ही इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि पोस्ट जो आते हैं बीपीएससी में वो इन्हीं से कोइंसाइड करके आते हैं। अब आप अगर कहीं पे तहसीलदार बन रहे हैं तो आप पंचायती राज या म्यूनसिपैलिटी के अंडर में ही बनेंगे, या अगर आप बीडीओ भी बन रहे हैं तो आप पंचायती राज के अंडर में ही बनेंगे, ठीक है, या म्यूनसिपैलिटी के अंडर में बनेंगे।
तो अगर आपको पंचायती राज या म्यूनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं है, किन-किन सब्जेक्ट्स पे ये दोनों ऑर्गन्स काम करते हैं, तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन ही नहीं पाएँगे। तो एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बनने के लिए आपको लोकल गवर्नमेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भर्ती स्टेट में होगी और स्टेट में जो भर्ती होगी, तो वहाँ के बारे में आपको जानना, वहाँ के स्ट्रक्चर के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन देखेंगे, इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स को देखेंगे, क्या फीचर्स है इलेक्शन कमीशन के, कैसे काम करता है, कितने मेंबर्स है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनके इंडिपेंडेंस के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। यूपीएससी में भी सेम चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगा कि क्या-क्या है, जो चीज़ें इलेक्शन कमीशन में थी वही यूपीएससी में भी आपको मिलेंगी। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सेम चीज़ें हैं। फाइनेंस कमीशन थोड़ा-सा अलग हो जाता है, फाइनेंस कमीशन के आर्टिकल्स अलग हैं, उसके फीचर्स अलग हैं, आपको फीचर्स पढ़ने हैं। पार्लियामेंट में फाइनेंस कमीशन का क्या रोल है, फाइनेंस कमीशन गठित कौन करता है, बनाता कौन है, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है फाइनेंस कमीशन के थ्रू, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। आगे पढ़ेंगे हम लोग नेशनल कमीशन फॉर एससीज एंड एसटीज, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कमीशन बने थे, पहले तो ये कमीशन दोनों सेम ही थे, उसके बाद अलग किया गया इन्हें। तो इन कमिटीज़ का क्या फीचर है, क्या रोल है इनका, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कैसे गठित हुए थे, एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ इन्हें कवर करना है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ पढ़ेंगे। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ तो हम बोलते हैं कि आप पढ़िएगा ही मत, क्योंकि बेकार है पढ़ना। जो अभी हालत है देश की, मराठी बोलो, बंगाली बोलो, फलाना ढिमकाना बोलो, तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कमीशन का कोई रोल नहीं है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए ये कमेटी कुछ नहीं कर सकती, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ कर पाती तो अभी जो एट्रोसिटीज़ हो रहे हैं नॉर्थ इंडियंस के ऊपर अलग अलग स्टेट्स में, वो होते नहीं। तो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का रोल जीरो है, हम तो बोलेंगे ही नहीं इसको पढ़िए, क्वेश्चन भी नहीं आता है इसमें से, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लेखा जोखा, ठीक है, लेखा जोखा कौन रखता है, भारत की सरकार का, भारत सरकार का लेखा जोखा जो रखता है उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका रोल पढ़ेंगे, इसके इंडिपेंडेंस के बारे में, आर्टिकल्स कैसे कोइंसाइड करते हैं, क्या रोल होता है इसके पार्लियामेंट में इसे क्यों जो है एक मेंबर के रूप में रखा जाता है। वैसे तो ये कोई इलेक्टेड मेंबर नहीं है, पर फिर भी ये पार्लियामेंट के सेशंस को जो है अटेंड करता है, उसमें उनका क्या रोल होता है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आगे आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल देखिए ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वकील होता है, एडवोकेट होता है, जो कि अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट करता है हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ भी लड़े जाते हैं, जैसे आप केशवानंद भारती केस ही ले लीजिए, वो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंद भारती केस था, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल का रोल आपको मिलेगा। तो अटॉर्नी जनरल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडवोकेट जनरल देख लेंगे। एडवोकेट जनरल जैसे अटॉर्नी जनरल इंडिया का रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टेट के एक लीगल एडवाइज़र होते हैं, वो स्टेट को लीगली रिप्रेजेंट करते हैं तरह तरह के केसेस में। इसमें आपको उनका रोल पढ़ना है, कैसे वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करनी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो होती हैं इनमें आपको एक चीज़ याद रखना है कि दे आर मेड बाय एन एक्ट। इन्हें एक एक्ट के रूप में पारित किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, ठीक है। ये गैजेट ला के इनको नहीं बनाया गया, ये एक एक्ट के रूप में जो है लागू हुई है। इनका कानून बनाया गया है और कानून बना के इन बॉडीज़ को जो है लागू कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, आप लोग जानते ही हैं। तो नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इनके चेयरमैन का फीचर्स क्या क्या है, स्टेट का क्या क्या ये रोल होता है नीति आयोग में, उसके बारे में, यानी सारा पॉलिटिकल एस्पेक्ट आपको पढ़ना है नीति आयोग में। ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी सेम चीज़ है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, चेयरपर्सन कौन होता है, स्टेट्स का क्या रोल होता है, स्टेट्स की किन कैसे कैसे कमिटीज़ बनती हैं स्टेट की या प्राइम मिनिस्टर की, वो सारी चीज़ें पढ़नी है, और फीचर क्या क्या होते हैं। स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन में भी सेम चीज़ें पढ़नी है आपको। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में आ जाते हैं। देखिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन क्या है, जब से राइट टू इन्फॉर्मेशन आया है तब से हम लोग का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए भारत सरकार का, जो भी चाहिए डाटा, आप एक एफिडेविट
अप्लाई करिए और आपको सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सारा डाटा देगी, सारा कुछ देगी। इस डाटा के ऊपर आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, इस डाटा को लेकर आप पीआईएल भी दाखिल कर सकते हैं। तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी सेम काम करती है, पर स्टेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब विजिलेंस कमीशन आ जाते हैं। देखिए, करप्शन तो है भारत में, करप्शन तो बढ़ रहा है, करप्शन तो दिन पर दिन कम होने को है नहीं, पर विजिलेंस कमीशन करती क्या है पता नहीं, क्या करती है, कुछ तो करती ही होगी विजिलेंस कमीशन। कहीं कहीं पकड़ाते भी हैं लोग, लेकिन अब तो पता नहीं क्या कर रही है, हमको मालूम नहीं। पर विजिलेंस कमीशन आपको पढ़ लेना है, इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ था, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। सीबीआई आ जाता है, तो सीबीआई में दिल्ली पुलिस का क्या रोल था, दिल्ली पुलिस एक्ट का क्या रोल था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सीबीआई के रोल्स क्या क्या होते हैं, कैसे वो एक सेंट्रल एजेंसी के रूप में काम करती है, कैसे वो इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ कोइंसाइड करके काम करती है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीबीआई के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं लोकपाल और लोकायुक्त की तरफ। तो लोकपाल और लोकायुक्त देखिए, ये सीधी ऐसी चीज़ें हैं जिन यहाँ आप जाकर जो है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपका अगर कोई काम अटका हुआ है या काम नहीं कर रहा है या काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लोकपाल एंड लोग, वैसे तो आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं फाइल करके, रिट को फाइल करके। बट हाँ, लोकपाल लोकायुक्त देखिए, लोकपाल लोकायुक्त में अगर आप शिकायत दाखिल करते हैं, सारा कागज़ सही से जमा, देखिए झूठी शिकायत करने पे आप भी पकड़े जाएंगे, पर अगर आप सही से शिकायत दायर करते हैं तो लोकपाल लोकायुक्त एक अच्छी एजेंसी है, अच्छा काम करती है। इसका बैकग्राउंड भी आपको पढ़ना है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या क्या था, सारा कुछ पढ़ना है। रोल क्या होता है लोकपाल लोकायुक्त का, ये भी आप इसमें कवर करेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, पर ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड क्वेश्चंस होते हैं, कभी भी आ सकते हैं, तो इन्हें पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये सारा जब आप कवर कर लेंगे, उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का मैं क्लास करवाऊंगा। आपको वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कवर करने हैं, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की क्लास कराऊंगा, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स कंप्लीट करने हैं। सुप्रीम कोर्ट के केसेस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मेंस के लिए रहेगा, वो भी आपको कवर करने हैं। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी आपको कवर करने हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, एआरसी कमेटी का भी रिपोर्ट आपको कवर करना है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट भी आपको कवर करना है, पर सेकंड एआरसी मेंस में आता है, वो हम लोग अभी नहीं ध्यान देंगे, वो क्या होता है नहीं होता, वो मेंस की तरफ बात करेंगे। पर ये ग्लॉसरी वाली चीज़ें आपको प्रीलिम्स के पहले कवर कर लेनी है। अब देखते हैं थिंग्स टू रिमेंबर वाइल रीडिंग पॉलिटी, क्या हम लोग ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त पॉलिटी को। कम से कम 5 बार रिवीजन करना है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई प्रीलिम्स के पहले, कम से कम आपका 5 बार रिवीजन होना ही चाहिए, इंक्लूडिंग आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका मिस्टेक होगा ही होगा। मैंने बहुत मिस्टेक्स की हैं रिवीजन को लेके, इसलिए मेरा आपसे यही एडवाइस होगा कि आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, इस चीज़ को सही से करें। एवरी चैप्टर शुड बी स्टडीड अलाइन विथ पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, ठीक है। हर चैप्टर को आपको पार्ट्स एंड आर्टिकल्स के साथ पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं कि चलो अभी पहले चैप्टर पढ़ते जाएं तोता की तरह, बाद में आर्टिकल देख लेंगे कौन कौन सा आता है, आपको समझ ही में नहीं आएगा कोई चीज़। इसलिए हर एक चैप्टर को आपको पार्ट और आर्टिकल्स के साथ पढ़ना है। हर चैप्टर खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप घटना चक्र खरीद लीजिए या मैग्रा हिल का क्वेश्चन का किताब खरीद लीजिए, दोनों ही चलेगा, पर हर एक चैप्टर को खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपके दिमाग में कंसेप्ट और थ्योरीज रहेंगे, वरना आप भूल जाएंगे। अब देखिए, पार्ट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन 3 चीज़ों का आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। आप चार्ट बना के अगर पढ़िएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि देखिए चार्ट बना के पढ़ने से आपको याद आसानी से होगा। ये सारा चीज़ें, ये सारे इनमें जो चैप्टर्स आते हैं ये थोड़ा डाटा रिलेटेड होता है, तो बेटर रहेगा कि अगर आप चार्ट बना के पढ़ें, तो फैक्ट्स रिलेटेड होते हैं, बेटर रहेगा। आप चार्ट बना ले तो सही रहेगा। मैं वैसे चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा, पर अगर आप खुद से बनाएंगे तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगा। हर एक कंसेप्ट को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ अलाइन करके पढ़िएगा अगर, तो वो आपके मेंस के आंसर राइटिंग में जो है वो आसानी रहेगा। आपको बाद में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर पहले से आपका क्लियर रहेगा तो चीज़ें सही रहेंगी आपके लिए। देख लेते हैं आज का करंट अफेयर और मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहला करंट अफेयर है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। डेट है देखिए इसका 15 जुलाई, और इसका फीचर क्या क्या है, फॉर इक्विपिंग यूथ स्किल्स टू थ्राइव इन अ चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। यूथ को स्किल्स के साथ इक्विप कराना है। इट एम्स टू एड्रेस यूथ एम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करता है, और 450 मिलियन यंग पीपल जो अनएम्प्लॉयड हैं अभी ग्लोबली, उनके भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है।
थीम क्या क्या है? थीम क्या है? यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। देखिए अभी जितने भी चीज़ों के थीम आ रहे हैं, अगर आप योगा में भी देखिए, चाहे किसी भी आप डे का थीम देखिए, उसमें एआई का एक इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूर दिखेगा आपको। तो एआई को आपको ध्यान में रखना है कि एआई धीरे-धीरे कितना इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। अब देख लेते हैं कि मेडिकल कमीशन के बारे में। मेडिकल कमीशन के न्यू चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हुआ है डॉक्टर अभिजात सेठ। एनएमसी इज इंडियाज टॉप रेगुलेटरी बॉडी फॉर मेडिकल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल। मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल्स के लिए सबसे टॉप बॉडी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनएमसी एक्ट 2019 से। जैसे मैंने आपको बताया उधर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से हुआ था, वैसे ही एनएमसी भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था एनएमसी एक्ट 2019 से। और इसे रिप्लेस किसे किया गया था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया गया था। एनएमसी आती किसके अंडर है? एनएमसी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करना है आज रोल ऑफ आईएनए एंड सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस में सुभाष चंद्र, एक आपको बैकग्राउंडर देना है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको आईएनए और सुभाष चंद्र बोस के रिस्पेक्ट में आपको एक जो है उनका रोल देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडियन इंडिपेंडेंस में उनका क्या एक योगदान रहा उसके बारे में आप अगर छोटा सा एक कंक्लूजन दे देंगे तो आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। ये आंसर आप मुझे लिख कर भेजिएगा तो मैं उसे जो है आपको रेक्टिफाई करके भेज दूंगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए भी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।